मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का कंटिन्यूड वीडियो। तो इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझी और लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या कंट्रीज में अलग अलग चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल शुद्ध हिंदी वाली भाषा में आपका डेली लाइफ का एग्जाम्पल देके समझाया था। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, उस वीडियो से तो हमको समझ में आया था कि ग्लोबलाइजेशन तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, एक देश दूसरे देश से जुड़ेगा, इंटरकनेक्टेड फील करेगा या फिर नई नई चीज़ें शेयर होंगी तो सारे देश क्या होंगे, साथ ही साथ में डेवलप होंगे। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है तो ऐसा तो है नहीं कि ग्लोबलाइजेशन हो जाए तो ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, नहीं ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी। अगर प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में सेटअप करना है, जैसे एमएनसीज को प्रोडक्शन अपने दूसरी कंट्रीज में सेटअप करना है, तो उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी ना, कि टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाए, है ना, जिससे कि वो क्या कर सके, अलग अलग टेक्नोलॉजी, मतलब उनको ट्रांसपोर्ट में अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, बातचीत करने में अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, तभी तो वो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प कर पाएंगे। नहीं तो उनका प्रोडक्शन जो उन्होंने अलग अलग कंट्री में बनाया है उसमें कैसे क्या वो काम करेंगे, क्योंकि वैसे ही इतना दूर है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अरे विद इन सिटी में भी किसी को दूसरी सिटी में जाके काम करने को बोल दो तो बड़ा ऐसा लगता है कि अरे यार इतनी दूर आ गए। तो वहीं प्रोडक्शन, और वो भी एक नेशन में नहीं, यहाँ भी प्रोडक्शन है, यहाँ भी प्रोडक्शन है, यहाँ भी प्रोडक्शन है, यहाँ भी प्रोडक्शन है, तो इतना सारा कुछ संभालने के लिए चीज़ें ईजी भी तो होनी चाहिए। जब ईजी होंगी तभी चीज़ों को संभाल पाएंगे, नहीं तो पता चला कि हर चीज़ चेक करने के लिए थोड़े थोड़े दिन में सारी कंट्री में जाना पड़ रहा है तो दिक्कत हो जाएंगी, है ना। तो ईजी करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई, एग्जिस्टेंस में आई, जिससे कि प्रोडक्शन को सेटअप करने में मदद मिली, है ना, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। क्या होगा ये, दीज आर दी फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि देखो ग्लोबलाइजेशन एक आउटपुट है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग कंट्री के बैठे हैं और उन्होंने बोला कि चलो ग्लोबलाइजेशन करते हैं, ऐसा नहीं। ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, एमएनसीज ने सोचा कि अपना क्या करें, काम हम इधर उधर सेटअप करते हैं, है ना, काम हम इधर उधर सेटअप करते हैं, तो फिर उनको कुछ दिक्कतें आई होंगी कि बातचीत कैसे करें, वहाँ पे सामान कैसे पहुँचाएं, क्या क्या चीज़ें करें। तो ऐसे ज़रूरतें जो पड़ती गई, अलग अलग इन्वेंशन होते गए उन ज़रूरतों को सुधारने के लिए, तो बस वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है वो जुड़ती गई और अल्टीमेटली हमको ये समझ आया कि यार इतने सारे कामकाज होने से तो क्या हो रहा है, सारी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो गई है, तो इसको कुछ टर्म दे देते हैं, बोल देते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया। तो ये एक्शंस हुए जिसकी मदद से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। ग्लोबलाइजेशन ऐसे बैठे बैठे नहीं सोचा था कि ग्लोबलाइजेशन कर लें तो चलो मार्केट सेटअप करते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या है, सबसे पहली चीज तो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने बहुत 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 से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इधर उधर जाना नहीं पड़ा। साथ ही साथ में अगर मुझे कुछ बात करनी है, कुछ नई अपडेट देनी है, कह रहा है फटाफट से सामान मेरे को भेजना है, जल्दी से ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे काम पड़ रहा है उस चीज़ का, तो मैं जल्दी से कॉल करूँगी, वो या तो मुझे वहाँ से फोटो भेज देंगे या फिर फटाफट से स्पीड पोस्ट कर देंगे, या फिर फटाफट से, आजकल तो बहुत चीज़ें हो गई हैं कि मिनटों में काम हो जाता है, सेकेंड्स में काम हो जाता है लोगों का, है ना, विथ टेक्नोलॉजी। इंटरनेट आ गया है ना, इंटरनेट ने तो भैया तहलका मचा दिया है। नहीं तो अगर मान लो कि कुछ सामान की जरूरत पड़ी है अर्जेंट में यहाँ पर, या फिर किसी को पैसे भेजना है, तो पुड़िया बना रहे हैं सबके पैसे की और फिर अलग अलग कंट्री में जा रहे हैं कि अब इस लेबर को देना है, अब इस लेबर को देना है, अब इस लेबर को देना है, तो कितना काम डिफिकल्ट हो जाता है ना। क्या पैसे बचते उसमें, बचते ही नहीं, क्या प्रॉफिट अर्निंग तो होती ही नहीं कहीं से कहीं तक, आने जाने में इतना खर्चा हो गया, है ना। वहीं क्या टेक्नोलॉजी आ गई, कम्युनिकेशन अच्छा आ गया, तो उससे क्या फायदा हुआ कि फटाफट से उसका बैंक अकाउंट लिया, यहाँ से अकाउंट में ट्रांसफर किया, घर बैठे। आजकल तो फोन से ही सारा कुछ होने लग गया है कि फटाफट सारी डिजिट डाली और फिर वहाँ पे उसके पास में अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर हो गए। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई हैं, इसी की मदद से ग्लोबलाइजेशन जो है वो काफ़ी ईजी हो गया है, लोगों को मज़ा आने लगा है अलग अलग कंट्री में सारा सामान जो है वो सेटअप करने में, नहीं तो परेशान हो जाते। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि आपको याद होगा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि पहले क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यूरोप में लोग जो है वो मीट नहीं खा पाते थे, मतलब मीट उनके लिए एक एक्सपेंसिव डाइट होती थी। क्यों एक्सपेंसिव डाइट होती थी, क्योंकि स्लॉटर हाउस तक अगर
पहुंचाना है एनिमल को, तो एनिमल को बिठा बिठा के भेजा जाता था लंबे लंबे रास्ते में। अब वो बीच में एनिमल सड़ जाते थे या फिर मर जाते थे या कोई बीमारी लग जाती थी तो दिक्कत। और ऊपर से अगर बड़े बड़े एनिमल्स को आप ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियों में बिठा रहे हो तो कितनी जगह लेंगे, है ना। मतलब 10-12 एनिमल्स को भेजना है तो 2 गाड़ी लगाओ, फिर और भेजना है तो फिर 8-10 गाड़ियां लगाओ, फिर उनको भेजो, तो कॉस्ट भी कितना महंगा पड़ता था। वहीं फिर क्या हुआ, रेफ्रिजरेटेड फ्रिजेस जो है उनका, कंटेनर्स है उनका इन्वेंशन हुआ। तो क्या करने लगे कि शुरुआत से ही एनिमल को मीट में कन्वर्ट कर दिया गया इनिशियल डेस्टिनेशन से ही, और फिर उन रेफ्रिजरेशन में क्या कर दिया, उनके मीट को रख दिया। तो अब वो वहीं जो बड़े बड़े एनिमल्स उनको भेजा जाता था वहां तक, तो अब क्या होने लगा, मीट भेजा जाने लगा। तो मीट सड़ेगा नहीं क्योंकि रेफ्रिजरेटेड है ना जगह, मतलब जो कंटेनर्स है वो रेफ्रिजरेटेड है, तो वो सड़ेगा नहीं, भले कितने दिन तक आप ले जाओ। और ज्यादा से ज्यादा मीट आप एक ही शिप के अंदर या फिर एक ही ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप भेज सकते हो, है ना। तो ज्यादा आपको ये भी नहीं लगेगा। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से होता है ना। काफी ज्यादा चीजें इजी हो जाती हैं, कंटेनर्स नए नए आने लगे, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि सिस्टमैटिक तरीके से सामान जो भी है भेजा जाने लगा। वही चीज हमको यहाँ पे पढ़नी है कि टेक्नोलॉजी में हमने 2 चीजें देखी जिसने हमको ग्लोबलाइजेशन में मदद की। पहला तो ये ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी काफी अच्छी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट आ गए, जैसे कि कंटेनर्स आने लगे, है ना। कंटेनर्स में आप आसानी से सामान भर भर कर सामान को शिपमेंट जो है उसका कर सकते हो, और कॉस्ट भी उसकी वजह से कम लगने लगा, भीड़ भी नहीं लगने लगी, है ना। एक के ऊपर एक सारा सामान जमा दिया और आसानी से भेज दिया, सबके ऊपर लिख दिया कि किस में क्या सामान है। साथ ही साथ में जो एयरलाइंस वाला जो काम है कि भाई फ्लाई से अपन जो सामान बेचते हैं उसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई, तो उससे भी आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने लगा। क्योंकि बाय एयरलाइंस अगर आप सामान भेजते हो तो तेज़ी से भेज सकते हो, है ना। अब शिप में जाएगा तो धीरे धीरे पौ करते करते जाएगा, रोड से जाएगा तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। वहीं अगर आप एयरवेज से भेजोगे तो फटाक से सामान जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो गई, और साथ में जो मैं पहले आपको बता रही थी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी होगी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये क्यों कर पाते हैं, हम कैसे कर पाते हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं उनको डेवलप किया गया, उसकी मदद से हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फट से विद इन सेकेंड्स बिना पैसा खर्च किए इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल और वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। आपको कोई पैसा नहीं लगा, फटाक से मैसेज लिखा पहुंच गया, फटाक से वॉइस कॉल किया पहुंच गया, फटाक से फोन लगाया पहुंच गया, मिनिमम कॉस्ट में, है ना। वहीं अगर आपको फोन्स, आप सोचो फोन्स नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता, है ना। और वही काम कितना, जो अब चंद मिनटों में काम हो जाता है तो उसमें आपको सालों लग जाते करने में, है ना, महीनों लग जाते हैं बहुत सारा काम करने में। समझ में आई बात। तो टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा मदद मिली है। तो फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में पहला पार्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के अंदर ये 2 चीजें हैं, ठीक है, जो रेड में लिखी है। वहीं एक दूसरा पार्ट है, दूसरा फैक्टर है जिसकी मदद से ग्लोबलाइजेशन जो है वो काफी इजी हुआ, इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके आंख कान नाक सब कुछ खोल के बैठना पड़ेगा। छोटी सी कहानी समझाती हूँ। चाइनीज टॉयज की हमने जो कहानी समझी थी कि चाइना वालों ने देखा कि इंडिया में अपना सामान बेचा जा सकता है एट सस्ती प्राइस, ताकि इंडिया के लोगों को जो खिलौने महंगे में पड़ रहे हैं तो वही लोगों को दिखेगा कि सस्ते में भी खिलौने खरीदे जा सकते हैं, तो वो हमारा सामान प्रेफर करेंगे, है ना। तो चाइना से खिलौने जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट होने लगे या इंपोर्ट होने लगे, हमारी कंट्री में इंपोर्ट होने लगे और उनके लिए वो लोग एक्सपोर्ट करने लगे हमारे यहाँ पे, है ना। तो हमारे लोग चाइना के प्रोडक्ट को खरीदने लगे। जब चाइना के प्रोडक्ट को हमारे लोग खरीदने लगे तो इंडिया के खिलौने इग्नोर होने लगे, है ना। तो इंडिया के खिलौने इग्नोर होने लगे तो इंडिया के प्रोड्यूसर्स को नुकसान हुआ, वहीं चाइना के प्रोड्यूसर्स को काफी फायदा हुआ क्योंकि उनका सामान ज्यादा बिकने लगा ना, है ना। तो आप सोचो अगर इसकी जगह पर जैसे ही ये चीज इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आती तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए था, उनको टैक्स बैरियर लगा देना चाहिए था या फिर इंपोर्ट पे टैक्स लगा देना चाहिए था। इंपोर्ट पे टैक्स कैसे लगाते हैं
कि जैसे क्या होता है ना कि जब भी आप कोई सा सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे होते हो तो आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सा सामान आपके यहाँ पे आने से आपके लोकल मार्केट को या फिर लोकल प्रोड्यूसर को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो उसके ऊपर आप टैक्स बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो। तो सामने वाला जो है, जैसे कि चाइनीज टॉयज के प्रोड्यूसर्स है, वो जब सामान हमारे यहाँ पे भेजेंगे तो उनको बाहर ही जब वो एक्सपोर्ट करेंगे ही तभी उनको बहुत ज़्यादा पैसा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो अगर वो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा तो उनको क्या प्रॉफिट होगा, उनका पैसा टैक्स में कट जाएगा। तो वो हमारे यहाँ पे अपने आप सामान भेजना बंद कर देंगे और हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स जो खिलौने वाले हैं वो अपने यहाँ पर सामान बेचते रहेंगे, तो उनका भी काम जो है वो चलता रहेगा। हमारे यहाँ के मार्केट में हमारे यहाँ के लोगों को भी तो फायदा होना जरूरी है ना, नहीं तो फिर हमारी अर्निंग कहाँ होगी। वो तो चाइनीज लोगों का फायदा हुआ ना, हमारा क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ कंज्यूमर्स का फायदा हो रहा है। तो कंज्यूमर्स का तो क्या है, उनको तो पैसा इनको भी देना है, इनको भी देना है ना। तो ऐसी चीज की जा सकती थी, है ना। तो इस एग्जाम्पल से आप क्या समझते हो, नई टर्म समझते हो, ट्रेड बैरियर, यानी कि ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देना या फिर ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन किसके थ्रू लगाना, टैक्स को बढ़ा देना, है ना। कि टैक्स बढ़ा दिया अपन ने इंपोर्ट पे तो अपने आप सामने वाला जो है वो सामान भेजना बंद कर देगा क्योंकि उसका पैसा ज्यादा लगेगा भेजने पे, है ना। तो ऐसी चीजें की जाती थी, है ना। भले वो चाइनीज टॉयज के ऊपर हम लोगों ने नहीं की, लेकिन ऐसी चीजें की जाती थी। हमने पढ़ा था हिस्ट्री में भी, जब ब्रिटेन में मैनचेस्टर में सामान बनने लगे थे या इंडस्ट्रीज जब सेटअप हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया के ऊपर से क्या कर दिया था, टैक्स बैरियर लगा दिया था, है ना। मैंने आपको समझाया था, टैक्स बैरियर लगा दिया था ताकि इंडिया का सामान ब्रिटेन में ना जाए और वहां के जो लोकल लोग हैं वो ब्रिटेन का ही सामान खरीदे ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को फायदा हो, है ना। तो ऐसा किया जाता था। ये सब क्यों किया जाता है, ताकि लोकल मार्केट को बचाया जा सके, वहां के लोगों को वहीं का फायदा हो। मतलब जो हमारे यहाँ के लोग जो सामान बना रहे हैं, जो हमारे यहाँ के लोग सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन लोगों को फायदा हो, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ वो सामान बना रहे हैं तो वो बिकेगा, उसी से तो फिर उनको इनकम मिलेगी और तभी तो वो भी सामान एक दूसरे से खरीद पाएंगे, है ना। नहीं तो फिर उनकी इनकम कहाँ से होगी। तो इस वजह से क्या किया जाता था, ट्रेड बैरियर लगाया जाता था। और यूजुअली जो डेवलपिंग कंट्री होती है, मतलब डेवलपमेंट के स्टेज में होती है, वो हमेशा अपनी कंट्री, खुद की कंट्री के ऊपर क्या करती है, ट्रेड बैरियर लगा देती है ताकि कोई दूसरी कंट्री का सामान हमारे यहाँ पे ना बेचे। अगर वो बेचेंगे तो फिर हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा, जो हम नहीं सह सकते एट डेवलपिंग स्टेज, है ना। जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उन्होंने भी अपने डेवलपिंग स्टेज के टाइम पे ट्रेड बैरियर लगाए हुए थे। ठीक है, तो ऐसे इंडिया में भी ट्रेड बैरियर लगाए गए थे शुरुआत में, जब हम लोग चीज़ों को इंडिपेंडेंस के बाद में क्या कर रहे थे, देख रहे थे हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स ग्रो हो रहे थे, तब हमने काफ़ी ज़्यादा जगहों पर हमने ट्रेड बैरियर लगाए हुए थे ताकि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स क्या कर सके, अपना मार्केट में अपना दबदबा जो है वो जमा सके, है ना, अपने आप को आगे बढ़ा सके। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हमको इन ट्रेड बैरियर्स को हटा भी देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए मैम, फिर लोकल प्रोड्यूसर्स कैसे ग्रो करेंगे। लोकल प्रोड्यूसर्स जब मार्केट में अपना दबदबा जमा ले उसके बाद में ट्रेड बैरियर को हटाओ। उसके बाद में जब हम ट्रेड बैरियर को हटा देंगे ना, इन इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो फिर क्या होगा, उस पॉइंट पे जब दूसरे देश से सामान हमारे यहाँ पे आएगा ना, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उनसे compete करने की क्षमता रख पाएंगे। हमारे लोकल प्रोड्यूसर सोचेंगे कि अच्छा इनका सामान आ रहा है तो इस क्वालिटी का आ रहा है, तो चलो अपन भी क्वालिटी बढ़ाते हैं, है ना। तो अपनी क्वालिटी जब बढ़ेगी तो फिर वो सोचेंगे अच्छा हमारे लोग तो अभी भी यहाँ से सामान आ रहा है तो भी हमारे ही सामान प्रेफर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपना सामान दूसरे देशों में बेचें, है ना। तो उनको हिम्मत मिलेगी कि वो भी क्या करें, एक्सपोर्ट करें सामान को। तो वैसे फिर क्या होता है, कंट्री और अच्छे से डेवलप हो पाती है। तो इनिशियल स्टेज में क्या करो, पहले अपने मार्केट को ग्रो होने दो, पहले अपने लोकल मार्केट को ग्रो होने दो, टैक्स बैरियर लगाओ, दूसरा सामान अपने यहाँ पे मत आने दो। जब अच्छे से ग्रो हो गया, अपने लोकल प्रोड्यूसर अच्छे से ग्रो हो गए, अपने लोग अपना सामान प्रेफर करने लगे, उसके बाद में ट्रेड बैरियर को हटा दो और दूसरा सामान जो है वो आने दो। तो अपने यहाँ के लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, उनको लगेगा कि अच्छा और इस तरीके से भी चीजें बनाई जा सकती है, तो चलो अपन भी बनाते हैं, क्योंकि अब तो वो अब एक्सप्लोर करने में वो अपना दिमाग लगाएंगे। पहले तो सिर्फ उठने में उनको दिमाग लगाना पड़ रहा था ना, अब वो एक्सप्लोर करने में दिमाग लगाएंगे, इसमें इनका कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में आ गई बात। इसी चीज को, ये ट्रेड बैरियर को हटाने को ही क्या कहा जाता है, लिबरलाइजेशन कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो अगर फॉरेन ट्रेड होना है, फॉरेन ट्रेड अगर करना है तो लिबरलाइजेशन होना चाहिए हर कंट्री में,
ताकि हर कंट्री के लोग अलग अलग जगह पर अपना सामान आसानी से बेच सके और मार्केट जो है वो भी फैल सके और कंज्यूमर को भी अलग अलग वैरायटी मिल सके और प्रोड्यूसर्स को भी कंपटीशन फेस करना पड़े ताकि वो अपनी क्वालिटी को बढ़ा सके। दोनों स्टेज में चीज़ों समझ में आई, अच्छे से क्लियर हो गई। बिल्कुल देखो, थोड़ा सा ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, इनको आप मेरे से सुन लिया, उसके बाद में एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लोगे तो पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, एक एक शब्द अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीधे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। अब जैसे कहानी जैसे समझ लिया ना, तो एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़ लो तो आपके दिमाग में रह जाएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कुछ कमी रह गई है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो और समझो, समझाने में कोई कमी नहीं है। कई बार हमारा दिमाग नए कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा देना है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से थोड़ा सा घूम के आओ, फिर से पीछे वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से सुनना, समझ में आ जाएगा। और एक बार ये एनसीईआरटी में से अच्छे से पढ़ लेना। तो जो फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, वो दो फैक्टर्स हैं, एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन। जितना लिबरलाइजेशन रहेगा, लिबरल मतलब फ्री होना, मतलब एकदम बढ़िया कि हाँ करो, हाँ अच्छे से करो, तुम भी करो, तुमको भी। ऐसा हमने सुना है ना कि इनकी फैमिली बहुत लिबरल है, हम कहते हैं काफ़ी लिबरल है। लिबरल होना मतलब कि काफ़ी ओपन माइंडेड है, सब लोगों को अलाउ करती हैं, सबसे बातचीत करती है, सारी चीज़ें चलता है इन लोगों को, ऐसा। और कुछ होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये जो लिबरल है, वो लिबरल वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि एकदम फ्री होना। जो फॉरेन ट्रेड है वो फ्री होना कि हाँ यहाँ से यहाँ भी सामान चला जाए, यहाँ से यहाँ भी सामान चला जाए, ताकि सभी लोगों को क्या हो, फायदा हो। समझ में आ गई बात? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। क्या होता है लिबरलाइजेशन? रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। टेक एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज, है ना, चाइनीज टॉयज का एग्जांपल अगर हम ले, टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। बैरियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या है, वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट लगा रहा है, मतलब रोक रहा है। नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अगर आपको किसी स्टेज पे फॉरेन कंपटीशन से रोकना है तो आप क्या करो, ट्रेड बैरियर लगा दो, ठीक है। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज इन द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ये काम करती हैं, लेकिन इंडिया में अराउंड 1991 ऐसा समय आ गया जब हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स में कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन सामान से कॉम्पीट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, टाइम हैज कम ऑफ फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete with producers around the globe, improved quality due to competition। competition के कारण फिर हमने अपनी क्वालिटीज को भी इंप्रूव करना शुरू किया। तो लिबरलाइजेशन की मदद से क्या होता है, with liberalization of trade businesses are allowed to make decision freely without what they wish to import or export। उनके हिसाब से वो अपना काम कर पाते हैं लिबरलाइजेशन की मदद से, जो कि अच्छा होता है। एक स्टेज के बाद अच्छा होता है, ठीक है। शुरुआत में लिबरलाइजेशन नहीं होना चाहिए अगर डेवलपिंग कंट्री है या फिर अभी लोकल प्रोड्यूसर्स कंफर्ट में नहीं है या अभी ग्रो ही कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स बैरियर लगा के रखो। लेकिन जब वो ग्रो कर गए हैं, अच्छे से खुद को सेटअप कर लिया है, तो बिल्कुल लिबरलाइज कर दो ट्रेड को और फॉरेन ट्रेड आने भी दो और अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करो भी, मतलब दूसरी जगह पर भी एक्सपोर्ट करो, ताकि अपना प्रोडक्शन भी बढ़े और हम भी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना पाए और अपनी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है, दीज आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अच्छे समझ में आ गया? हाँ, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हमने वन शॉट वीडियो में भी अच्छे से पढ़ा था, इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था, काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया था अच्छे से। आप एक बार ये एनसीईआरटी भी पढ़ लेना ना, वो वाला जो बड़ा सा पैराग्राफ है, वो ऐसा दिख रहा है कि पूरे पेज के ऊपर लिबरलाइजेशन ही बोला है, क्या है ये। पढ़ोगे ना, वीडियो देखने के बाद पढ़ोगे तो बहुत छोटा लगेगा, हो जाएगा आसानी से, काफ़ी ईजी है, पढ़ना अच्छा है। ऐसी टर्म्स और ऐसी चीज़ें छोटी उम्र में ही समझ में आ जानी चाहिए, आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आती। फिर बड़े बड़े हो जाते हैं, अभी ध्यान नहीं देते, तो फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, तब भी सुननी पड़ती क्या होता है लिबरलाइजेशन, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो अभी से ध्यान दो और कोशिश करो थोड़ा सा समझने की, बहुत ईजी है, आ जाएगा समझ, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, इसके आगे वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, इसके पहले वाले वीडियोस भी आपको मिल चुके हैं। आई होप समझ में आ गया है। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। वन शॉट रिवीजन वीडियो भी चले गए हैं, मैप वर्क भी चले गए हैं। अच्छे से सारे वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा और एग्जाम की तैयारी एकदम जोरों शोरों से कर लीजिएगा। सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करके रख लो। बता दे रही हूँ मैं, थोड़े समय में आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाली हूँ, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।
फिर कंसेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए उस समय पे ये होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हमको करने हैं। अभी कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। समझ में आ गई बात? मिलेंगे अगले वीडियो में।